हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम मिरर। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसको हम लोग BW के नाम से भी जानते हैं। और उसी में हम लोगों ने एक नया चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड देयर कंसेप्ट। और उस चैप्टर में हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म जैसे व्हाट इज मैटर, व्हाट इज एटम, और कहते हैं आपके एटम कितने प्रकार के होते हैं। और हम लोगों ने लास्ट में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए अब हम लोग आगे एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज ईएमएफ अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ क्या होता है और उसके बारे में कुछ बेसिक चीजें देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले वो क्वेश्चन ले लेते हैं जो मैंने वीडियो के लास्ट में आपको दिया था। तो आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड एन आयन। आपका पहला ऑप्शन था आयंस हैव ऑलवेज लार्जर मास देन एटम्स। इसी प्रकार आपका दूसरा ऑप्शन था आयंस आर न्यूट्रल पार्टिकल्स व्हाइल एटम्स ऑलवेज कैरी ए पॉजिटिव चार्ज। आपका तीसरा ऑप्शन था आयंस आर ऑलवेज चार्ज पार्टिकल्स व्हाइल द एटम्स आर न्यूट्रल एज होल। चौथा ऑप्शन आपका था आयंस ओनली एग्जिस्ट इन लिक्विड सोल्यूशन। तो दोस्तों, इसका आपका आंसर होगा आंसर नंबर सी, तो जिसमें लिखा है आयंस आर ऑलवेज चार्ज पार्टिकल्स व्हाइल एटम्स आर न्यूट्रल एज होल। अर्थात जो आपके आयंस होते हैं वे हमेशा क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, अर्थात उस पर कुछ न कुछ आवेश होता है। लेकिन जो आपका जो एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, अर्थात उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और इस चीज़ को मैंने वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझाया भी था। तो चलिए अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसा कि हम लोग इस टर्म से ही देख सकते हैं, तो इसमें लिखा है विद्युत वाहक बल, अर्थात विद्युत को प्रवाहित करने वाला बल, ऐसा बल जिसके कारण विद्युत का प्रवाह हो जाए। अर्थात अगर विद्युत का प्रवाह होगा तो अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा बल जिसके कारण आवेश का प्रवाह होता है उसे हम लोग ईएमएफ कहते हैं। अगर हम लोग एक परिभाषित रूप में अगर इसको लिखना चाहेंगे तो हम ये कह सकते हैं किसी एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है, या अर्थात या कह सकते हैं जो बल लगाया जाता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, अर्थात ईएमएफ कहते हैं। या किसी चालक में विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करने वाला बल, अर्थात इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने वाला बल क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। या ईएमएफ बेसिकली आपके सेल जैसे हो गए, बैटरी हो गए, जनरेटर हो गया, इन सब के द्वारा जनरेट किया जाता है। और इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे ई बराबर W/Q। और हम लोग इसके बाद बात करेंगे क्या होता है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद हम लोग ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच अंतर देखेंगे, उससे आपको और अच्छी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि इन दोनों के बीच बेसिकली अंतर क्या होता है। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, फिर हम लोग उसके बीच में डिफरेंस देखेंगे। बहुत बड़ा लिखे से किसी चालक पदार्थ में एकांक आवेश को
अगर अब हम लोग इसका डिफिनेशन लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, किसी चालक पदार्थ में एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो बल लगाया जाता है उसे हम लोग EMF कहते हैं, और इसे हम लोग E से डिनोट करते हैं। और यह क्या है, एक सदिश राशि है, अर्थात वेक्टर क्वांटिटी है। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि EMF कैसी राशि है, तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं E बराबर होता है W/Q, अर्थात वर्क अपॉन चार्ज, कितना कार्य किया गया है और कितना आवेश है। वर्क की यूनिट जूल होती है और चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलाम होता है। अतः हम लोग इसे जूल पर कूलाम लिख सकते हैं। एक इसकी दूसरी यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलाम, और एक यूनिट क्या थी, वोल्ट थी। ये था EMF का डिफिनेशन। अब हम लोग आगे बात करेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद हम इन दोनों के बीच अंतर देखेंगे क्या होता है। तो हम लोग का अगला टॉपिक है पोटेंशियल। तो आइए अब हम लोग पोटेंशियल को समझते हैं। तो हम लोग देखेंगे किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा समझेंगे, देखेंगे क्या ये डिफिनेशन हम लोग का कह रहा है। तो मान लीजिए आपका ये कोई आवेश है जिसपे कैसा चार्ज है, +Q है। अब इसके कारण कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है। मान लीजिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है। अब हमारा दूसरा एक आवेश है जो कि वो भी क्या है, +Q0 है, जो कि इस आवेश से किसी अनंत बिंदु पर रखा हुआ है। अब इस आवेश को किसी बिंदु तक, मान लीजिए वो बिंदु क्या है, यहाँ तक लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के मान के अनुपात को ही हम लोग उस बिंदु पर उसका क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। ये हो गया आपका क्या हो गया, पोटेंशियल कहते हैं। अर्थात इस बिंदु पर जो हमको लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के मान के अनुपात को ही हम लोग उस बिंदु पर क्या कहते हैं, विभव कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। ये हो गया आपका क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें हम लोग देखेंगे किसी चालक में विद्युत आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए किए गए कार्य तथा आवेश की मात्रा के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर कहते हैं, अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए ये कोई आपका कंडक्टर है, ठीक, ये क्या है, कंडक्टर है, चालक है। अब ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इसके जो दोनों सिरे, ये दोनों इसके क्या हैं, सिरे हैं। तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए किया गया कार्य तथा आवेश की मात्रा के अनुपात को हम लोग चालक के सिरों के बीच क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अर्थात ये सिरा मान लीजिए क्या है आपका A है, ये क्या है आपका B है। ये क्या हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मात्रा मैंने क्या होता है, वोल्ट होता है। और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं V बराबर क्या होता है, W/Q, जैसा कि हम लोगों ने EMF में देखा था। दोनों का मात्रक भी क्या होता है, सेम होता है, जूल पर कूलाम। ये आपका क्या होगा, एक फार्मूला हो गया। तो अगर हम लोग इन दोनों के बीच अंतर देखेंगे, EMF और पोटेंशियल के बीच, तो अगर हम पहला जो डिफरेंस देखेंगे, यह सेल के दोनों सिरों के बीच का अधिकतम विभवांतर होता है, अर्थात मैक्सिमम होता है। मान लीजिए आपको कोई सेल है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो इन दोनों सेलों के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बीच जो अधिकतम विभवांतर होता है उसे हम लोग EMF कहते हैं। ये अधिकतम इसलिए होता है कि हम लोग कह सकते हैं कि जब सेल द्वारा कोई करंट ना लिया जा रहा हो, अर्थात हमारा सेल क्या हो, एक ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता हो, तब उस समय क्या होता है, इसका जो EMF होता है वो मैक्सिमम होता है। इसी प्रकार हम लोग पोटेंशियल में देखेंगे तो यह विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है।
जैसे हम देख सकते हैं ये कोई रेजिस्टेंस है और इसे सेल द्वारा जोड़ दिया गया है। तो ये जो बिंदु है, मान लीजिए ये कोई बिंदु है ए और ये कोई बिंदु है बी, तो इन दोनों के बीच जो विभवांतर होता है, इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह कहलाता है विभवांतर कहलाता है। अब इसी में हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, तो इसका मान पोटेंशियल से सदैव अधिक होता है। जो ईएमएफ का मान होता है वो इससे क्या होता है, ग्रेटर होता है। और इसी में हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे, इसका मान ईएमएफ से सदैव कम होता है। अब इसका मान अधिक क्यों होता है और इसका मान कम क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अभी हमने इसमें बात किया था, ईएमएफ उस समय का पोटेंशियल होता है जब इससे कोई करंट न लिया जा रहा हो, अर्थात एक तरीके से ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता हो। इसी प्रकार इसमें अब अगर हम लोग देखेंगे तो सेल का कुछ न कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जिसके कारण कुछ न कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जिसके कारण इसका मान इससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसी में अगर हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करेंगे तो इसका मान क्या होता है, शून्य नहीं हो सकता है। और इसका मान क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। अगर ये सर्किट ओपन हो जाएगा, ईएमएफ का मान तो मैक्सिमम रहेगा, लेकिन जो अगर पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब इसी में अगर हम चौथी बात करते हैं, ये क्या है, एक प्रकार क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और ये क्या है आपका, एक स्केलर क्वांटिटी है। लास्ट पॉइंट में हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये एक प्रकार क्या होता है, काज होता है, कारण होता है, जिसके कारण पोटेंशियल क्या होता है, जनरेट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक इफेक्ट हो जाएगा, या हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। ये थे बेसिकली आपके 5 डिफरेंस ईएमएफ और पोटेंशियल के बीच। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ को। आप लोग इसको अच्छे से अपने नोट्स कॉपी में लिख लीजिए, जैसे कि आप लोग इसको अच्छे से समझ सकें। तो अगला टॉपिक है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जीएस ओम्स। उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर एक नियम दिया जिसे हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। तो इसके अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि अपरिवर्तित रहे, अर्थात चेंज ना हो, तो चालक के सिरों पर लगे विभवांतर V तथा बहने वाली धारा I का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका ये क्या है, कंडक्टर है, तो यदि भौतिक अवस्था क्या रहे, चेंज ना हो, जैसे आपका क्या हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया, और इसकी जो लंबाई होगी और जो इसके चारों तरफ जो टेम्परेचर हो वो सब क्या हो, चेंज ना हो, तो इसके सिरों पर जो विभवांतर लगेगा और जो धारा का जो अनुपात होगा क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। इसी को ओम्स ने बताया था। अब आगे हम लोग लिख सकते हैं, ओम्स ने अपने नियम में बताया यदि भौतिक अवस्था नियत रखी जाए, अर्थात कांस्टेंट रखी जाए, तो चालक में प्रवाहित धारा का मान इसके सिरों पर विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात क्या होता है। और हम लोग इसे लिख सकते हैं V/I इक्वल क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं, एक नियतांक लिख सकते हैं। और इसी में हम लोग कांस्टेंट की जगह लिख सकते हैं इसी में हम लोग कांस्टेंट की जगह लिख सकते हैं V/I इक्वल टू क्या हो सकता है, R हो सकता है, जहां पर R हमारा क्या है, समानुपाती नियतांक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V/I इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसे हम लोग लिख सकते हैं V/I इज इक्वल टू R, वेयर R इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, अर्थात समानुपाती नियतांक होता है। तो ये हो गया ओम्स लॉ के बारे में। अब हम आगे इसमें कुछ देखते हैं कि V और I में कैसा रिलेशनशिप होता है। तो इसी में थोड़ा हम लोग एक चीज और देख सकते हैं, हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू IR, अर्थात V बराबर क्या होता है, IR। और इसको हम लोग एक रूप में और लिख सकते हैं, I बराबर क्या हो जाएगा आपका V/R हो जाएगा।
और एक आपका ये क्या बन गया था, R बराबर क्या, अर्थात रेजिस्टेंस बराबर V/I हो गया। ये तीनों बेसिकली इम्पॉर्टेंट है। आप अगर आगे न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इन फार्मूलों की हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग देखते हैं V और I के बीच कैसा रिलेशनशिप होता है। अब हम लोग इन दोनों के बीच क्या देखेंगे, एक रिलेशनशिप देखेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, और इसी में आपका क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, करंट I। अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के बीच जो एक रिलेशनशिप बनता है, अर्थात एक जो ग्राफ बनता है, वो क्या होता है, एक स्ट्रेट होता है, एक लीनियर होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे हमारा वोल्टेज का मान बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा, करंट का मान बढ़ता जाएगा। आप देख सकते हैं हर जगह क्या है, कांस्टेंट है एक तरीके से। जैसे जैसे हमारा वोल्टेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो गई इन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ओम्स लॉ किन किन चीज़ों पे लागू होता है और किन किन चीज़ों पे लागू नहीं होता है। इसी में हम लोग नोट पॉइंट लिख लेंगे, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। आपके सभी लगभग एग्जामों में, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए, उस समय ये पूछा भी जाता है। तो पहला लिखेंगे मेटालिक कंडक्टर्स एंड एलॉयज फॉलो ओम्स लॉ। ये हो गया पहला पॉइंट। इसी हम लोग दूसरा देखेंगे, वेयर एज, जबकि आपके जो सेमीकंडक्टर्स हो गए, ट्रांजिस्टर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, वैक्यूम ट्यूब्स हो गया, ये क्या होते हैं, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, अर्थात डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ये हो गई ओम्स लॉ के बारे में एक जानकारी। अब हम लोग आगे एक न्यूमेरिकल देखेंगे जो आपके एसएससी जेईई एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स और देखेंगे, फिर हम लोग इसी क्रम में बात करेंगे व्हाट इज रेजिस्टेंस। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, द वोल्ट मीटर सोन इन द सर्किट रीड्स, अर्थात जो वोल्ट मीटर लगा है वो क्या दर्शाता है। तो आप लोग सर्किट डायग्राम देख रहे होंगे, एक 24 वोल्ट किया है, बैटरी लगी है और उसके अक्रॉस दो रेजिस्टेंस लगे हैं जो कि सीरीज में लगे हैं, जो क्या है 250 मेगा ओम के हैं और वह दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। अब हमको बताना है जो एक 250 मेगा ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग फिगर एक बार फिर से बना लेते हैं। ये क्या हो गई, आपकी एक बैटरी हो गई और इसके अक्रॉस सीरीज में दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। बैटरी आपकी कितनी वोल्ट की है, 24 वोल्ट की है और ये जो आपके रेजिस्टेंस है ये क्या है 250 मेगा ओम के हैं और ये भी क्या है 250 मेगा ओम के हैं और इसी के अक्रॉस एक क्या लगा है, वोल्ट मीटर लगा है और इसी के अक्रॉस हम लोग क्या निकालना है, वोल्टेज का मान निकालना है। ये क्या है, वोल्ट मीटर।
तो हम लोग इसको बेसिकली दो तरीके से लगा सकते हैं। एक पहला मेथड है कि हम लोग जो आपके ये दोनों रजिस्टर्स लगे हैं सीरीज में लगे हैं, और एक क्या लगा है, एक वोल्टेज लगा है 24 वोल्ट का। हम लोग क्या काम करेंगे, इसके जो इसमें जो सर्किट में जो करंट बह रही है हम लोग उसको निकाल लें, फिर उसी की सहायता से इसके क्रॉस क्या निकाल लें, वोल्टेज को निकाल लें। दूसरा मेथड आपका है, बहुत अच्छा मेथड है, इसको हम लोग कहते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। उसकी सहायता से हम लोग एक सिर्फ फार्मूले की सहायता से ही हम लोग उसको निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, ये जो टोटल रेजिस्टेंस है, और अभी हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा, उसमें हम लोगों ने कुछ फार्मूले देखे, उसकी सहायता से हम लोग करंट निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग को पहले क्या निकालना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट। बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल है, इसको आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें सिर्फ अभी मैंने रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वगैरह नहीं पढ़ा है, लेकिन इसमें बहुत सा छोटा टॉपिक है जिसमें हम लोग को सिर्फ आर इक्विवेलेंट निकालना है, जिसमें दो रेजिस्टेंस सीरीज में लिखे हैं। इतना बेसिक चीज हम लोग जानते हैं। तो हम लोग आर इक्विवेलेंट देखेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं R1 प्लस R2। मान लीजिए क्या था आपका, R1 था और ये क्या था आपका, R2 था। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 250 प्लस 250, ये अब कितना हो जाएगा, 500 मेगा ओम आ जाएगा। ये हम लोग को पता चल गया कि रेजिस्टेंस टोटल कितना है, और हम लोग को पता है कितना वोल्टेज है। हम लोग को फार्मूला एक पता है, अभी हम लोगों ने ओम्स लॉ में देखा भी था, V/R। हम लोग को पता है कि इसके पास कितना वोल्टेज है, 24 वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 24/500। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 24 गुणित 10 घाते -2 कर सकते हैं। अब हम लोग इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं, इजी बनाने के लिए। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 5 चौक 20, 5 8 40, और ये क्या हो जाएगा, 10 घाते -2। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.048। ये क्या हो गया आपका, करंट हो गया, इतना एम्पियर करंट हो गया, इतना एम्पियर करंट हो गया। अब हम लोग को पता चल गया कि इस सर्किट में कितना करंट प्रवाहित हो रहा है, क्या है, 0.48 एम्पियर। अब इतना ही करंट यहाँ पे भी जाएगा, दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस इतना ही करंट जाएगा। अब हमको इसके क्रॉस क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है, V निकालना है, V1 मान लीजिए निकालना है, ठीक। तो हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है। करंट का मान हमको लोग को पता चल गया है 0.048। रेजिस्टेंस आपका कितना था, 250 मेगा ओम। अब हम लोग अगर इसको गुणा करेंगे तो ये आपका जाएगा 12 वोल्ट। ये हो गया आपका आंसर। V बराबर क्या हो जाएगा, V1 मान लीजिए ये था 12 वोल्ट, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये था फर्स्ट मेथड और कॉमन मेथड था। अब हम लोग देखते हैं दूसरा मेथड क्या है, जिसकी सहायता से हम लोग इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं। वो मेथड बहुत ही इजी है और सिंपल है। बस हम लोग को क्या करना है, एक फार्मूला लगाना है बस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल। आपका दूसरा मेथड है वोल्टेज डिवीजन रूल। इसको हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल के नाम से जानते हैं। इसमें हमको बेसिकली बस एक फार्मूला लगाना है। जैसे आप मान लीजिए इसके पास वोल्टेज V1 था, ये मान लीजिए क्या था, V2 था, ठीक। तो हम लोग देखेंगे हम लोग को क्या निकालना है, V2। पहले हम लोग अच्छा बात कर लेते हैं वो कॉमन फार्मूला क्या है। जैसे ये आपका क्या हो गया, एक सर्किट हो गया, मान लीजिए दूसरा ले रहे हैं। ये आपका रेजिस्टेंस क्या था, R1 था, ये क्या था, R2 था। मान लीजिए इसके पास क्या वोल्टेज था, मान लीजिए चलिए हम लोग V2 ही मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। इससे अच्छा यही है कि हम लोग इसको एक क्रम में मानते हैं। इसको मान लेते हैं V1, इसको मान लेते हैं क्या, V2। तो अगर हम लोग V1 के क्रॉस वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो हम लोग को सिंपली क्या करना पड़ेगा, V1 बराबर, और जो ये टोटल वोल्टेज है ये आपका क्या है, V है। V1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं V इंटू
इसके क्रॉस अगर वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं R1 अपन R1 प्लस R2। इसी प्रकार अगर हम लोग इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना चाहते हैं हम लोग लिख सकते हैं V2, और ये रेजिस्टेंस क्या है R2 है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे R2 अपन R1 प्लस R2। ये था, इसको आप लोग अच्छे से ये जगह नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और आपके एग्जाम के पॉइंट आपसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो जैसे हम लोगों ने लिया भी था, ये किस में आया आपका SSC JEE में आया है। तो हम लोग चलते हैं, अब इसको लगाते हैं आगे। तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, इस पे रख देना है। मान लीजिए ये क्या था आपका, देखिए आपके क्रॉस जो टोटल वोल्टेज कितना था 24 वोल्ट था, ठीक। ये क्या था 24 वोल्ट था, और क्या था आगे रेजिस्टेंस क्या था 250 ओम, और टोटल रेजिस्टेंस क्या था 500 ओम। अब इसको काट दीजिए, 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12 वोल्ट। आपका जो वोल्ट हो गया इसके क्रॉस, मान लीजिए ये V1 था, यहाँ पर हमने माना था, ये कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। तो ये था न्यूमेरिकल आपका। हम लोगों ने इसे 2 मेथड से देखा और दोनों ही मेथड अच्छे थे। अगर आप लोग टाइम बचाना चाहते हैं तो इसको याद रखिए, इससे आपका न्यूमेरिकल बहुत आसानी से और कम समय में लग जाएगा। अब चलिए इसी क्रम में हम लोग 2 न्यूमेरिकल्स और देखते हैं। हम लोग इसी के साथ हर चैप्टर में न्यूमेरिकल्स लगाते जाएंगे, जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहे, आप लोग जो न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में वो भी अच्छे से कर पाएँ। तो आप लोग देख रहे होंगे ये 2 आपके न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हमको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। When a heater is connected to 220 volt supply, it takes current 10 ampere, then find the value of resistance। अर्थात हम ये कह सकते हैं जब एक हीटर 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट किया गया है तो वह 10 एम्पियर की धारा लेता है। तो हम लोग को रेजिस्टेंस का मान फाइंड करना है। अभी हम लोगों ने ओम्स लॉ में देखा भी था, R बराबर हमारा क्या होता है V/I। अब हम लोग न्यूमेरिकल में देख रहे हैं ये कितना दिया है, वोल्टेज का मान क्या दिया आपका 220 वोल्ट दिया है, और वो जो करंट दिया है क्या दिया है 10 एम्पियर दिया है। अब हम लोग इसको भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 22 ओम। रेजिस्टेंस का मात्रा क्या होता है ओम होता है। ये आपका था एक छोटा सा न्यूमेरिकल था। इसी प्रकार हम लोग आगे न्यूमेरिकल और देखते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, ए टॉय इज ऑपरेटेड विथ 6 वोल्ट बैटरी, इफ मोटर कॉइल रेजिस्टेंस इज 1.5 ओम, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट। अर्थात एक जो आपका खिलौना है वो 6 वोल्ट बैटरी से ऑपरेट किया जा रहा है, और जो मोटर कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 1.5 ओम है। तो हम लोग को क्या पता करना है, द वैल्यू ऑफ करंट, अर्थात धारा का मान कितना है। तो अभी हम लोगों ने देखा था क्या, ओम्स लॉ में एक फार्मूला और देखा था, I बराबर क्या होता है V/R होता है। और ये क्या दिया हम लोग को 6 वोल्ट दिया है, तो अर्थात 6, और रेजिस्टेंस का मान कितना दिया है 1.5 ओम दिया है। अब हम लोग इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 एम्पियर आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद उसी से संबंधित कुछ 1-2 न्यूमेरिकल्स और देखेंगे। हम लोग का अगला टॉपिक है रेजिस्टेंस। तो इसमें हम लोग बात करेंगे किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं में प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करता है विरोध करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं, अर्थात कहलाते हैं। इसका मात्रा क्या होता है ओम होता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि कौन से पदार्थ हैं जो धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे जो आपके कंडक्टर्स होते हैं अर्थात मेटेलिक कंडक्टर्स, उनमें जो धारा का प्रवाह का जो विरोध होता है बहुत कम होता है। ऐसा इसलिए होता है कि उनकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, अर्थात उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो अधिक होती है। अगर इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे जैसे आपके प्लास्टिक हो गए, वुड्स वगैरह हो गए,
और जैसे आप ये लिख सकते हैं, ये जो मार्कर है ये क्या है, एक तरह का प्लास्टिक है, तो इसकी कंडक्टिविटी बहुत ख़राब होती है, अर्थात इसमें जो धारा के प्रवाह के विरोध करने का जो गुण होगा वो बहुत अधिक होगा, अर्थात इसकी चालकता बहुत ख़राब होगी और इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी बहुत कम होगी। तो ये क्या कहलाएगा, एक रेजिस्टेंस कहलाता है। जैसा कि हम लोग तार पे देखते हैं उस पर एक इंसुलेशन लगा रहता है जो कि एक रेजिस्टेंस की बात व्यवहार करता है। वो इसलिए लगा रहता है जैसे हम लोग को किसी बिजली वगैरह का क्या कहते हैं, झटका न लगे, उसके अंदर कंडक्टर होते हैं, जैसे कापर वगैरह एल्युमिनियम वगैरह के कंडक्टर होते हैं। ये हो गई बात हो गई रेजिस्टेंस की। और इसका मात्रक हम लोगों ने क्या देखा था, ओम। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो चलिए हम लोग इसी में एक टॉपिक और देख लेते हैं, फिर हम लोग रेजिस्टिविटी की बात करेंगे। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध का नियम। हम लोग इसमें देखेंगे जो प्रतिरोध होता है वो किन किन कारकों पर डिपेंड करता है अर्थात निर्भर करता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, जो रेजिस्टेंस होता है वो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, अर्थात रेजिस्टेंस का मान लंबाई पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम लोग लंबाई को बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस का मान बढ़ता जाएगा। हम लोग एक फिगर की मदद से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये आपका एक क्या है, कंडक्टर है। ये क्या है, एक कंडक्टर है और इसमें कुछ न कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर हम लोग इसको और सरल भाषा में समझना चाहें तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक कंडक्टर को हम लोग एक पाइप मान सकते हैं। क्या है, एक पाइप है। अगर इसमें मान लीजिए कुछ पानी मतलब पास हो रहा है अर्थात प्रवाहित हो जा रहा है, तो अगर इस कंडक्टर की अर्थात अगर हम लोग मान सकते हैं क्या, एक पाइप है। अगर हम लोग पाइप की लंबाई अगर बढ़ा देते हैं, मान लीजिए लंबाई होगी ये, तो जो आपका पानी अब देख रहे हैं जो इतने एरिया से जा रहा था वो अब कितना एरिया हो गया, वो एरिया क्या हो गया, छोटा हो गया। और हम लोग ये जो है इसको मान सकते हैं क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स थे, अर्थात हम क्या कह सकते हैं जो पानी का फ्लो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब कम एरिया जाने लगेगा, जिसके कारण इसको थोड़ा जाने में प्रवाहित होने में थोड़ा दिक्कत होने लगेगी, अर्थात कुछ दबाव लगने लगेगा। जैसे जैसे हम एरिया कम करते जाएंगे इसका दबाव का मान और बढ़ता जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो इस कंडक्टर में फ्लो हो रहे थे, अब क्या हो गया, जैसे एरिया बढ़ गया इनका जो फ्लो होने का जो एरिया था वो क्या हो गया, और कम हो गया। तो हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ी वैसे वैसे क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक सीमित उसमें हो जाएंगे, जिसके कारण उसमें और कम इलेक्ट्रॉन फ्लो पाएंगे, जिसके कारण इसका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब इसे हम लोग दूसरा बात करेंगे, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, अर्थात ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब देखेंगे जैसे ये आपका था कंडक्टर था, अब इसी एग्जांपल से हम भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका इतना कंडक्टर था, ठीक। अब इसमें से कुछ न कुछ पानी प्रवाहित हो रहा था, अर्थात एक इसको हम लोग पाइप मान लिए थे। अगर हम लोग देखिए अब इसको अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मान लीजिए इसको बढ़ा दिए, तब क्या होगा, पानी और आसानी से प्रवाहित होगा, उस पर दाब का मान और कम लगेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया घट रहा है, अर्थात क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। अर्थात उसमें जो प्रवाहित हो रहा था जो पानी, अर्थात हम कह सकते हैं जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन हो रहे थे प्रवाहित, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने के कारण और अच्छे से प्रवाहित होंगे, मतलब आसानी से प्रवाहित होंगे। अब तीसरा बात करते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। तीसरा क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, बेसिकली आपके पदार्थ पे डिपेंड करता है
किस प्रकार का पदार्थ आपने लिया है। जैसे जैसे ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मान बढ़ता जाएगा अर्थात रजिस्टिविटी का मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का मान बढ़ता जाएगा। ये सभी तरह के पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। तो अब हम लोग अगर इन तीनों को एक साथ लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं R इक्वल टू रो L बाई ए। ये क्या हो गया आपका रेजिस्टेंस का नियम, ये हम लोग कह सकते हैं ये रेजिस्टेंस का एक तरीके से क्या हो गया, फार्मूला हो गया। जहां पे हम लोग लिख सकते हैं वेयर R क्या है, रेजिस्टेंस है, और क्या है L क्या है, लेंथ है, और आपका A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और आपका रो क्या है, रजिस्टिविटी। और इसी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा कि पहला क्या देखा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अर्थात जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा। दूसरा हम लोगों ने देखा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, अर्थात जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया का मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा, और जैसे जैसे ये घटेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। तीसरा हम लोगों ने देखा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, अर्थात जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी अपना क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और यह सभी तरह के मटेरियल्स के लिए अलग अलग होता है। ये था आपका क्या, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम लोग आगे इसी में बात करते हैं रजिस्टिविटी क्या होती है, उसका हम लोग कुछ बेसिक टर्म उसको समझेंगे, फिर हम लोग उसकी आगे बात करेंगे कंडक्टेंस क्या होता है। तो हम लोग का अगला टॉपिक है रजिस्टिविटी। तो अगर हम लोग देखेंगे प्रत्येक चालक अपनी संरचना के अनुसार अपने में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है जो उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। तो देखिए रजिस्टिविटी किसी पदार्थ का एक गुण होता है, अर्थात एक क्वालिटी होती है। जिन पदार्थों की रजिस्टिविटी जितनी अधिक होगी उनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, उतनी कम होगी, और जिन पदार्थों की रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, जितनी अधिक होगी। अगर हम लोग बात करते हैं दो मटेरियल्स की, अगर ये मान लीजिए आपके दो मटेरियल हैं, तो अगर हम लोग बात करेंगे इन दोनों की जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, समान हो सकता है, लेकिन इनकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो कभी भी समान नहीं होगी। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो किसी पदार्थ के एक तरीके से क्या होता है, उसके नेचर पर डिपेंड करती है, वो कैसा पदार्थ होता है, और उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है। अर्थात ये पदार्थ है तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, वो हमेशा समान होगी, चाहे उसकी लंबाई जो हो, चौड़ाई जो हो, जो मतलब कुछ भी हो। हम लोग इसी में आगे देखते हैं कि रेजिस्टिविटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, रो से। हम लोग लिख सकते हैं RA/L। ठीक, तो अगर हम लोग इसमें आगे देखेंगे तो ए की जगह हम लोग और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं πr²/L। इसमें हम लोग ये भी देख सकते हैं जैसे जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा और एरिया भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये क्या हो गया, आपका एक फार्मूला हो गया। अब हम लोग इसके मात्रा की बात करते हैं। तो इसका मात्रा क्या होता है, यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। अगर हम लोग देखें कहाँ से आया है तो हम लोग देख सकते हैं रेजिस्टेंस का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, और इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं एरिया, और इसको भी हम लोग मीटर लिख सकते हैं। तो ये क्या जाएगा, कट जाएगा, यहाँ से हमारा क्या जाएगा,
ओम मीटर। ये हो गया इसका यूनिट। अब इसी में हम लोग एक दो नोट पॉइंट लिखेंगे। अभी मैंने बताया था कि जो आपकी रजिस्टिविटी होती है वो पदार्थ के नेचर पर डिपेंड करती है, किस प्रकार का पदार्थ है वो। तो हम लोग इसमें लिखेंगे रजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ मटेरियल। दोस्तों मैं जितने भी नोट पॉइंट लिखाता हूँ वो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं। ये क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि आपकी जो रजिस्टिविटी होती है वो किस पर निर्भर करती है। और इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंड टेम्परेचर। रजिस्टिविटी होती है वो आपकी किस प्रकार का पदार्थ है और टेम्परेचर कितना है। ये हो गया रजिस्टिविटी। अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर हम लोग आगे बात करेंगे कंडक्टेंस क्या होता है। ये दो न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हम लोग को सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए वायर इज 100 मीटर लॉन्ग, इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 0.5 मीटर स्क्वायर। और इसका क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अर्थात रजिस्टिविटी 1.5 इंटू 10⁻⁶ ओम पर मीटर। फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। अर्थात एक वायर है, एक तार है जो कि 100 मीटर लंबा है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 0.5 मीटर स्क्वायर, और उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁶। और हमको क्या याद करना है, रेजिस्टेंस। तो अभी हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसका मान हम लोग रख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁶ हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग लेंथ लिखते हैं, कितना दिया है 100 मीटर दिया है, और एरिया कितना दिया है 0.5 मीटर स्क्वायर। तो चलिए अब लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका डेसिमल इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए 5 और ये 3, 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 3 ये हो गया, और इससे ये 10⁻2 हो जाएगा। ये कितना बचेगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। 3 इंटू 10⁻⁴ क्या हो जाएगा आपका, ये जाएगा आंसर हो जाएगा। ये था आपका पहला न्यूमेरिकल जो कि बहुत ही इजी था और उसी फार्मूले पे बेस्ड था जिसका हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले चर्चा किया था। तब चलिए हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो हमारा अगला न्यूमेरिकल है, टू सेम लेंथ ऑफ ए कॉपर वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया A and B in the ratio of 3:1 respectively, then represent the resistance B in the form of A। ठीक, इसमें ये कह रहा है कि दो मतलब तार है कॉपर का, जिनका जो लेंथ है वो सेम है और जिनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है मान लीजिए A और B है वो 3:1 के रेशियो में है, 3:1 के। तो हमको पता करना है कि रेजिस्टेंस ऑफ बी इन द फॉर्म ऑफ ए, रेजिस्टेंस बी का रेजिस्टेंस ए के पदों में ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो दिया है रेशियो कितना दिया है 3:1 दिया है। अगर हम लोग मान लेते हैं जो आपका
पहला जो कॉपर कंडक्टर है उसका क्या रेजिस्टेंस क्या है, आर ए है, ठीक, आर ए है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। अब हम लोग पहला जो कंडक्टर मान लीजिए जो था ए था, उसको हम लोग रेजिस्टेंस का डिनोट किए आर ए, तो इसका अनुपात में क्या था, 3 था मान लीजिए, जो कि दिया गया है। तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं कि एल बाई 3 इंटू ए, अर्थात 3 गुना है उसके अपेक्षा। इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं आर बी बराबर क्या लिख सकते हैं, रो एल बाई ए, और ये क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, चाहे हम लोग फिर से वही लिख सकते हैं, मतलब वही बात हुई, ये चीज़ हो गया। किस लिए, ये 1 अनुपात में है, ये 3 के अनुपात में, इसलिए 3 गुना हो गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। तो चलिए हम लोग क्या आगे क्वेश्चन पूछा है, रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस बी इन द फॉर्म ऑफ ए। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 2 बटे समीकरण 1 करेंगे और हम लोग इसको डिवाइड देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं आर बी अपॉन आर ए इज इक्वल टू रो एल बाई ए अपॉन रो एल बाई 3 ए। देखिए ये आपका कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और कितना बचेगा, 3 हो जाएगा। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं आर बी बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 आर ए। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। यही हम लोग को दिखाना था इसमें, हम लोग को यही रिप्रेजेंट करना था। ये हो गया आपका दूसरा न्यूमेरिकल। ये थे आपके 2 न्यूमेरिकल्स जो कि रेजिस्टेंस पे बेस्ड थे, और इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम लोग अपना अगले लेक्चर में देखेंगे कंडक्टेंस क्या होता है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, और उससे संबंधित हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। और आगे हम लोग कुछ देखेंगे, जैसे इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कहते हैं रेजिस्टेंस पे ताप का प्रभाव क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं 2 MCQ, और आप लोग अगला वीडियो जरूर देखिएगा, इसलिए उसमें भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे जो आपके सभी तरह के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल टू, अर्थात ओम्स का नियम किस पर लागू होता है। ऑप्शन ए सेमीकंडक्टर्स, ऑप्शन बी मेटालिक कंडक्टर्स, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोलाइट्स। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, अर्थात प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ऑप्शन बी कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर मटेरियल अर्थात नेचर पे, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो आज के ये 2 क्वेश्चन थे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।